हेलो एवरीवन, एडुटैब हिमाचल के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्थापना सीरीज के इस नए लेक्चर में हम जनरल साइंस का ये टॉपिक द सेल, जिसमें कि प्लांट एंड एनिमल सेल्स से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हम दो सेशन में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑफ द टॉपिक हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छा कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल एज वेल एज टेलीग्राम चैनल पर हमारे द्वारा दिया जा रहा है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें ताकि आप इस कंटेंट का लाभ उठा सकें। द सेल, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमें अपने तरफ ही देखना होगा। हमारे बॉडी को अगर हम देखें, हमारे हाथ को देखें, तो जो हमारे हाथ का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही छोटे छोटे सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो हमारे बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हम सेल को मानते हैं, ओके, सेल को कहा जा सकता है। बट ये चीज किस तरह से पता चली, क्या डिस्कवरीज हुई थी इसके पीछे, और क्या पता चला है इन सेल्स के बारे में, वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेल है हमारे बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि जैसे कि एक दीवार बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, ईंटें इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्रिक्स होते हैं, तो इन ब्रिक्स को इस तरह से लगाए और एक दीवार बनती है। उसी तरीके से हमारे बॉडी को बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स जो है इस तरह से इकट्ठा होते हैं, और ये सेल्स मिलकर हमारे बॉडी को बनाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मोस्टली अगर हम देखें तो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेल बनता है। पर इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी, और इसका श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक नाम के इस साइंटिस्ट को, जो जिन्होंने 1665 में इसकी डिस्कवरी की थी, राइट। तो ये ईयर्स भी याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने एक कॉर्क, यानी कि जो बोतल को सील करने के लिए यूज किया जाता है, कॉर्क जिसे कहा जाता है, उसको देखा था। उन्होंने देखा कि इस कॉर्क में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इस तरह से माइक्रोस्कोप उस समय नया नया आया था। तो उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया और देखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने, और ये कंपार्टमेंट्स है क्या। तो ये कंपार्टमेंट जैसे कि मॉन्क्स वगैरह जो है रहते हैं, छोटे छोटे रूम्स में रहते थे उस समय में, तो उन रूम्स को सेल का नाम दिया गया था, राइट। तो इन्होंने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दिया। आगे जाकर लिविंग, ये तो कॉर्क जो है ये नॉन लिविंग सब्सटेंस हो गया, राइट। बट इन्होंने सेल का जो कॉन्सेप्ट है, इनको ही श्रेय दिया जाता है सेल को डिस्कवर करने से रिलेटेड, राइट। तो रॉबर्ट हुक नाम के इस व्यक्ति ने सबसे पहले ये कॉर्क के एक स्लाइस पर ये एक्सपेरिमेंट किया, माइक्रोस्कोप के नीचे इसे ऑब्जर्व किया, और इन्होंने सेल नाम का ये कॉन्सेप्ट जो है लेकर आए दुनिया में। ल्यूवन हुक नाम के इस व्यक्ति ने 1674 में फ्री लिविंग सेल्स को पॉन्ड में जो है, लिविंग सेल्स जो मूव हो रहे हैं, कई सारे ऑर्गेनिज्म से जो मूव हो रहे हैं, उनको ऑब्जर्व किया पहली बार, राइट। तो लिविंग सेल्स जो है वो इन्होंने ऑब्जर्व किए। देन रॉबर्ट ब्राउन नाम के इस व्यक्ति ने ये कहा, जिस सेल की आप बात कर रहे हैं, लिविंग सेल्स की आप बात कर रहे हैं, उसमें सबसे सेंटर में एक पार्ट होता है, या फिर एक ऐसा पार्ट होता है जो कि काफी डार्क स्पॉट की तरह दिखता है माइक्रोस्कोप के नीचे। इस पार्ट का नाम न्यूक्लियस है, ओके। तो इन्होंने इसका नाम न्यूक्लियस रखा माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करके। 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन नाम के इस व्यक्ति को दिया जाता है। तो सेल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है न्यूक्लियस। आगे हम सारे के सारे सेल के जो ऑर्गेनल्स है, पार्ट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे, राइट। तो उसमें हमें पता चलेगा। और पुरकिंज नाम के इस व्यक्ति ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म, जो सेल का इंपॉर्टेंट, ये न्यूक्लियस के बाहर जो भी यहाँ पर अवेलेबल है, ये सब जो है प्रोटोप्लाज्म नाम का जो ये सब्सटेंस है वो फाइंड आउट इन्होंने किया। इन्होंने ये कहा कि इस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सारा मटेरियल है उसको इन्होंने एक नाम दिया, जिसे प्रोटोप्लाज्म इन्होंने कहा। न्यूक्लियस को छोड़कर इस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी ये पूरा सब्सटेंस आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, राइट। तो यहाँ पुरकिंज ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में कहा, जो कि इंक्लूडिंग न्यूक्लियस है। आगे
सेल थियरी, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से बने हुए हैं, ये वाली थियरी जो है स्क्लेडन एंड स्क्वान नाम के दो साइंटिस्ट के द्वारा ये जो है propound की गई थी। और इस सेल थियरी को और भी एक्सपैंड किया गया। चलो, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से तो बने हुए, पर ये सेल्स आते कहाँ से हैं? इससे रिलेटेड दो थियरीज थी उस समय। ये कहा जाता था कि ऐसे ही दुनिया में अपियर हो जाते हैं, राइट। तो ये कहा गया पहला थियरी में। और ये कहा गया कि पहले से जो सेल्स अवेलेबल हैं उनसे नए सेल्स बनते हैं, राइट। तो ये सेकंड थियरी को सही माना गया और ये कहा गया बाय विरकोव नाम के इस व्यक्ति के द्वारा कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ये सेल्स जो है डेवलप होते हैं। इस तरह से अलग अलग लोगों ने क्या क्या किया हुआ है सेल से रिलेटेड वो हमने देखा। और सेल एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी हमने देखा। आगे इस के बेसिस पर कि कितने सेल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स है। यूनिसेल्यूलर, यूनि यानी कि वन, ओनली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, लाइक दिस अमीबा आप यहाँ पर जो देख रहे हैं। और ये पैरामीशियम, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम पैरामीशियम। तो कैसे अमीबा जो है इसके इर्द गिर्द एक ये जाल टाइप का बना रहा है और उसमें से ट्रैप कर रहा है और फिर उसे जो है पूरी तरह से ख़त्म कर देगा और उसके जो कंटेंट्स है अमीबा के कंटेंट्स बन जाते हैं। तो ये एक मेथड है, फीडिंग मेथड है, राइट। तो ये जो है अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, राइट, जिसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इसी तरह के और भी ऑर्गेनिजम्स है, क्लामिडोमोनास, बैक्टीरिया, ये भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। बट ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूडिंग और प्लांट्स एंड वेरियस एनिमल्स को अगर हम इंक्लूड करें तो वो सब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं तो इसीलिए हमें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब सेल ऑर्गेनल्स हमारे बॉडी में हार्ट, हैंड्स, लेग्स, लिम्स, हेड, ये सब जो है ऑर्गन कहलाते हैं, राइट। ये सब ऑर्गन्स कहलाते हैं। बट सेल्स के अंदर छोटे छोटे और भी पार्ट्स होते हैं, उन्हें ऑर्गेनल कहा जाता है, यानी कि छोटे स्मॉल ऑर्गन्स आर नथिंग बट ऑर्गेनल्स, ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गन। तो इन सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे बाहर का जो ये कवरिंग है, ये एक एनिमल सेल आप देख रहे हैं सामने एनसीईआरटी से। बाहर की कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। मेम्ब्रेन यानी कि कवरिंग, एक कवर को हम मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट। तो ये जो कवरिंग है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम देखेंगे। तो ये आउटरमोस्ट कवरिंग होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के कंटेंट्स को बचाता है। तो ये कवरिंग सेल के अंदर के जो कंटेंट्स है, न्यूक्लियस है, ये पूरा जो चीज़ है इसे बाहर के एनवायरनमेंट से बचाता है। और ये जो है सेल के अंदर सब्सटेंसेस को आने जाने देता है, अलाउस और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। पर ये चीज़ काफ़ी सेलेक्टिवली, जैसे कि एक जो कहीं आपको घुसना है तो लेट्स से वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड को लगाया गया, जैसे एक पार्टी है वहाँ पे जाना है आपको, सिक्योरिटी गार्ड को लगाया गया है और जिसके पास पासेस है उनको ही आने देना। तो ये सेलेक्टिवली मूव करने दे रहे हैं लोगों को इस एरिया के अंडर। उसी तरीके से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी काफ़ी सेलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल यानी कि चीज़ों को अंदर बाहर मूव जो करने देता है, बट सेलेक्टिव मैनर में, ठीक है। ये सिलेक्शन होता है मोस्टली बेस्ड अपॉन साइज, केमिकल कॉम्पोजिशन, ये सब पे बेस्ड होता है, राइट। मोस्टली साइज पे बेस्ड होता है। और इसके बेसिस पर दो जो फिनोमेनन हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। नंबर वन फिनोमेनन का नाम है ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जब सब्सटेंसेस जाते हैं उन्हें ऑस्मोसिस कहा जाता है। लेट्स से इस सेल के बाहर पूरा सॉल्ट वाटर है, ओके। तो ये सेल जो है इसके अंदर पूरा वाटर है, लेट्स से जस्ट वाटर है, बाहर सॉल्ट वाटर है। तो ये सॉल्ट के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं बट वाटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो सॉल्ट इस सेल के अंदर जाएगा या फिर वाटर जाएगा, तो सेल के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें ये वाटर ही फिट हो पाएगा। तो बाहर से ये वाटर जो है अंदर चला जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हाई कॉन्सेंट्रेशन था किसका, जो सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन था हाई था, उसमें से लो कॉन्सेंट्रेशन का एरिया जो कि सेल के अंदर का वाटर था उसमें ये वाटर पार्टिकल्स मूव कर गए, ओके। तो इस तरह के मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहा जाता है, राइट। तो ये जो है देखा जाता है जहाँ पर
सॉल्ट के पार्टिकल्स को नहीं घुसने दिया, ओनली वाटर के पार्टिकल्स को घुसने दिया, तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। और डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस, यानी कि यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए कुछ तो फोर्स लग रही होगी, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्लास ले, उसमें पानी भरे और उसमें इंक डालें, तो क्या होगा, वो इंक एक तरफ से दूसरी तरफ स्प्रेड होगा। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये कैसे होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल सारे मूव हो रहे हैं, तो वो इस तरह से इंक को भी मूव करते हैं। इसी तरह से ये सारे जो वाटर मॉलिक्यूल से मूव हो रहे हैं और इस सेल के अंदर मूव हो जाते हैं, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। और ये मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेलेक्टिवली परमिएबल है, फ्लेक्सिबल ये मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि एनिमल्स में मोस्टली ये मेम्ब्रेन होता है, प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में एक और चीज़ होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। एनिमल्स में ये मेम्ब्रेन होता है। और एनिमल्स और प्लांट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, सोचिए। प्लांट जो है एक जगह पर रहते हैं, एनिमल्स को मूव करना होता है, यानी कि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इस फ्लेक्सिबिलिटी को ये सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है, और ये बना होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स नाम के सब्सटेंसेस से। आगे अगर हम सेल वॉल की बात करें, ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है। प्लांट सेल देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर का है, उसके बाहर का जो कवरिंग होता है उसे सेल वॉल कहा जाता है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो प्लांट सेल में खाली होता है वो सेल वॉल होता है। प्लांट को एक जगह खड़े रहना है, तो इस वजह से उसको रिजिडिटी, स्टिफली खड़े रहना है। तो वो स्टिफली खड़े रहने के लिए, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए एक और मेम्ब्रेन बाहर बनाया हुआ, एक और कवरिंग दी हुई है उस सेल में, उसे सेल वॉल कहा गया है। तो ये सेल वॉल रिजिड आउटर कवरिंग है, और ये सेल वॉल जो है सेल्यूलोज नाम के सब्सटेंस से बना होता है। सेल्यूलोज स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इन प्लांट्स को, और ये सेल वॉल का नंबर 1 स्ट्रक्चर जो है मेंटेन करने में एक फंक्शन है। स्ट्रक्चर प्लांट का वैसे ही रहना चाहिए ना, इसी वजह से एक्स्ट्रा लेयर दिया गया है ऑब्वियसली भगवान के द्वारा। तो ये स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है सेल वॉल के प्रेजेंस से। साथ ही साथ प्लांट सेल्स में क्या होता है, बाहर से कई बार जो है वाटर पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो क्या होता है, ऐसा लगता है पेट फट जाएगा, वैसे ही बहुत ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है इन प्लांट सेल्स के द्वारा। जब ये वाटर अब्जॉर्ब होता है तो सेल मेम्ब्रेन उसे होल्ड नहीं कर पाता, बट सेल वॉल उसको होल्ड करने में हेल्प करता है। दो इसी वजह से यहाँ पर मेम्ब्रेन्स दिए गए हैं, राइट। जैसे आपको पैकेट में पानी ले जाना है, तो आप एक पैकेट में वो ले जाओगे, दूसरा एक और पैकेट उसके बाहर लगाओगे, उस ताकि वो बर्स्ट ना हो, सेफली जाए, राइट। तो इसलिए ये चीज़ की गई। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए और स्वेल होने पर बर्स्ट ना हो उसके लिए, ये इंपॉर्टेंट अपना जो है एक इसके फंक्शंस हैं। और ये ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग जो है वो बर्दाश्त कर सकता है प्लांट सेल। सो सेल वॉल के बारे में हमने देखा। न्यूक्लियस, ये सेंट्रल जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये जो सेंट्रल पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है सेल में। और ये जो पार्ट है दोनों ही प्लांट एंड एनिमल सेल्स में होता है। ये न्यूक्लियस अगर हम प्लांट एंड एनिमल सेल की बात करें तो डबल लेयर्ड, तो बाहर का सेल का जो लेयर है ही है, इसके अंदर न्यूक्लियस जो है इसमें भी डबल लेयर है, और इसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, राइट। तो ये डबल लेयर्स को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दिया गया। मेम्ब्रेन कवरिंग अगेन किसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका नाम है। और इसमें भी होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। और न्यूक्लियस का काम क्या है, क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रोमोसोम्स नाम के सब्सटेंसेस होते हैं, राइट। तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स नाम के सब्सटेंसेस होते हैं। इनमें क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है। और ये डीएनए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हम इंसान किस वजह से कहलाते हैं, क्योंकि हमारे डीएनए में ये सारा जो कोड है वो दिया हुआ है कि किस तरीके से इस ऑर्गेनिज्म को एक इंसान, एक ह्यूमन बनाना है। तो डीएनए बेसिस है किसी ऑर्गेनिज्म का, राइट। और इसमें जो पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स है, अरे इसके आंखें अपने माँ पे गया है, अपने पापा पे गया है, तो ये चीज़ें कैसे होती है, डीएनए के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है सारा इन्फॉर्मेशन। और जो फंक्शनल पार्ट्स होते हैं डीएनए के, उन्हें जीन्स कहा जाता है, जिसके थ्रू आंखें सेम आती हैं, कई बार हाइट सेम हो जाता है। ये चीज़ें डीएनए में सारा इन्फॉर्मेशन होता है, और उसके बेसिस पर सारा बॉडी जो है डेवलप होता है। तो पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन्फॉर्मेशन और रिप्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है क्रोमोसोम। सेल डिवीजन नाम का प्रोसेस जो है कैरी आउट किया जाता है, एंड उसमें क्रोमोसोम काफ़ी हेल्प करता है, न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट पार्ट है।
और न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल्स को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये सेल आप देखिए, ये ठीक तरीके से एक मेम्ब्रेन इसमें नहीं है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है ऐसे पूरा बस गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, राइट। बट यहाँ अगर हम देखें तो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है, तो इसे यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। इसे प्रोकैरियोटिक, प्रो यानी बहुत पुराना, प्रोकैरियोटिक, तो पुराने ज़माने से इस तरह के सेल्स जो है चले आ रहे हैं, और ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर इसमें नहीं होता है इस तरह के सेल्स में। मोस्टली ये सेल्स बैक्टीरिया और आर्काए नाम के जो सब्सटेंसेस है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके होते हैं। डीएनए न्यूक्लियस में नहीं होता है, प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होता है, सर्कुलर वे में नहीं होता, और न्यूक्लियोइड नाम के जो है सब्सटेंस में होता है। न्यूक्लियस से प्रॉपर नहीं होता है, न्यूक्लियोइड इसे कहा जाता है। गोल सा ऐसा स्ट्रक्चर और उसके इर्द गिर्द एक कवरिंग नहीं होती है, ऐसा जो है न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा होता है, उसे न्यूक्लियोइड का नाम दिया गया है। और ये साइटोप्लाज्म यानी कि ये पूरा जो बाहर का एरिया जो हमने डिस्कस किया था उस साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। मोस्टली सिंगल सेल्ड होते हैं ये। और यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, फंगाई, प्रोटिस्ट, इन सभी सब ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेगा। ये इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, प्रॉपर मेम्ब्रेन होता है, और इस तरह के सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर डिस्कशन जो है वो करना है। ये जो पार्ट्स हैं इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं ये फोल्ड्स इस तरह से हैं, इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ओके, तो ये जो है फोल्ड्स दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसे फोल्ड्स होते हैं जिनमें राइबोसोम नाम के सब्सटेंसेस होते हैं, इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ऐसे फोल्ड्स जिस पर ये सब्सटेंसेस नहीं होते हैं इन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर हम देखें तो न्यूक्लियस में से आप देख सकते हैं एक पैसेज वे जैसा प्रोवाइड करता है, और ये इसमें से जो है सेफली इस तरह से बाहर निकलते हैं। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर राइबोसोम नाम के सब्सटेंस होते हैं। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन्स को बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम के थ्रू होता है, और ये प्रोटीन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनकर बाहर निकलते हैं। ओके, ये प्रोटीन्स बनने का काम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे बॉडी को अगर हम देखें तो मोस्ट पार्ट हमारे बॉडी का प्रोटीन्स ही है, तो ये चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इन राइबोसोम्स के थ्रू बनता है। और अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसमें फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, ये सब बनता है। याद करिए, मेम्ब्रेन जो हमारा सेल मेम्ब्रेन था वो लिपिड से बना होता है, तो ये लिपिड्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इस रेटिकुलम में जो लिपिड्स बनते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। ओके, तो ये टर्म्स हमें याद रखने होंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और कुछ और लिपिड्स हमारे बॉडी में एंजाइम्स एंड हार्मोन्स बनते हैं। एंजाइम जो है, जो रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं उन्हें स्पीड अप करते हैं। हार्मोन्स हम जानते ही हैं, डिफरेंट लेट्स से जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक दाढ़ी मूंछ आ रही हो, ये चीज़ें डेवलप करने के लिए हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। टेस्टोस्टेरोन और इन हार्मोन्स का नाम आपने सुना होगा, तो ये इन लिपिड्स के थ्रू बनते हैं जो कि इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, राइट। तो ये सारे हमने सेल ऑर्गेनल्स कुछ देखे, उनके एप्लीकेशंस देखे, और बाकी हम अगले सेशन में देखेंगे। इस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन्स आर नॉट सेलेक्टिवली परमिएबल, गलत है, हमने देखा ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, सही है। ल्यूवन हुक डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, सही नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड, सही नहीं है। इन दोनों को जो है एक्सचेंज किया गया स्टेटमेंट्स, हमारा सही आंसर बी हो जाता है। सेकेंड, plant cells in addition to plasma membrane have another rigid outer covering, it is outside the plasma membrane। किस चीज की बात की जा रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्लांट्स में होता है? ऑब्वियसली हम जानते हैं इसका आंसर सेल वॉल की बात की जा रही है, डी हमारा सही आंसर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, सेल थियरी किसके द्वारा बताई गई थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लीडन-स्क्वान या फिर पुरकिंज? तो हमें पता होना चाहिए, हमने डिस्कस किया, स्लीडन-स्क्वान यहाँ पर सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेल्युलर है? अमीबा, क्लैमिडोमोनास, वेल, एनिमल्स। तो वेल एंड एनिमल्स हम जानते हैं कि मल्टी सेल्युलर, बहुत सारे सेल्स होते हैं उनमें, तो
हमारा सही आंसर यहाँ पर 1 and 2 ओनली ए हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेल मेम्ब्रेन इज नॉट मेड अप ऑफ लिपिड्स पूछा गया है, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट। ऑस्मोसिस डज नॉट अकर इन द सेल मेम्ब्रेन, तो ये चीज़ जो है सही नहीं है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ये हमने देखा। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल, ये सही है। आउटर मोस्ट कवरिंग एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में सेल वॉल है, तो एनिमल सेल कहा है तो सही है। सेल मेम्ब्रेन इज इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन, तो ये चीज़ हम ये कह सकते हैं कि सही नहीं है, एक्चुअली सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर डी सही आंसर होना चाहिए, 3 and 4 ओनली सेलेक्टिवली परमिएबल इसको होना चाहिए, राइट गाइस। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और इस तरह से हमने ये सारे जो टॉपिक से डिस्कस किया। थैंक यू, एंड अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutab.co.in। थैंक यू एंड जय हिंद गाइस।